ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदर और आर्यन की मम्मा टेरेस गार्डन में बैठे कंप्यूटर स्क्रीन से हिलने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरी ओर एलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द रात होने वाली थी और अगर अनिका कुछ देर और बैठी रही तो हो सकता था कि रिया की आंख लग जाए। मगर जैसे ही दोनों भाइयों ने मुड़कर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रिया की आंखें भारी हो रही थी। रिया काफी पैनिक में थी और दिन भर रिया काफी टेंशन में रही थी, जिसकी वजह से रिया को रोज के मुकाबले आज नींद भी जरा जल्दी आने लगी थी। रिया की झुकती हुई आंखें देखकर दोनों भाइयों को भी अब ज्यादा टेंशन होने लगा था। वो किसी तरह चाहते थे कि अनिका कमरे से चली जाए। उनको यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर तक काम करने की वजह से अनिका भी वहीं पर सो जाए और सुबह जब अनिका और रिया अपनी अपनी आंखें खोले तो रिया की कंडीशन के बारे में अनिका को पता चल जाए। ये ख्याल आते ही एलेक्जेंडर और आर्यन को घबराहट होने लगी। तभी एलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें जिसका डर था वही हो रहा है। मम्मा अपनी जगह से उठने का नाम तक नहीं ले रही हैं और रिया को नींद आने लगी है। एलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन चुप हो गया। उसके पास खुद अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं था। आर्यन को बस यही डर था कि उसके मन में जो बुरे ख्याल चल रहे थे वो सच न हो जाए। आर्यन को इस तरह से चुप देखकर एलेक्जेंडर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? अपने भाई की बात सुन आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मम्मा को तो हम इस तरह से यहाँ से नहीं भगा सकते, नहीं तो उनको पक्का शक हो जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर अभी हम क्या करें? रिया भी सोने लगी है। मुझे नहीं लगता कि वो और देर तक जाग पाएगी। वैसे भी तो वो काफी थकी हुई नजर आ रही है। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा, एलेक्जेंडर ने आर्यन को समझाते हुए कहा। दोनों भाई इस वक्त मन ही मन कुछ सोच रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब दोनों को कोई आइडिया नहीं सूझा तो वो एक दूसरे को देखने लगे। तभी आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, एक काम करें, हम मम्मा को सामने से ही कहें कि अब आप अपने कमरे में चली जाओ। आर्यन की इस बात को सुनकर एलेक्जेंडर उसे घूरने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन इस तरह की बातें कर रहा था। एलेक्जेंडर को घूरता हुआ देखकर आर्यन को कुछ अजीब लगा। उसने तपाक से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? आर्यन की बात सुन एलेक्जेंडर ने इसके बाद उसका माथा छुआ और फिर कहा, मैं बस देख रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया है जिसके कारण तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इतना कहकर एलेक्जेंडर चुप हो गया और आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन को एलेक्जेंडर का ताना समझ आ गया था। उसने अपनी बात रखते हुए कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो फिर तुम ही कोई आइडिया दे दो, देखता हूँ तुम कौन सा आइडिया देते हो। आर्यन की ये बात सुन एलेक्जेंडर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने आर्यन को समझाते हुए कहा, भाई तुम खुद सोचो ना, तुमने अभी अभी जो बात कही क्या वो करना पॉसिबल है? हम ऐसे कैसे मम्मा को अपने कमरे में जाने को कह सकते हैं? खुद जरा सोचो। एलेक्जेंडर की ये बात आर्यन को एकदम सही लगी। उसे तभी एहसास हुआ कि वो जो कह रहा है वो करना पॉसिबल नहीं है। इस बात का एहसास होते ही आर्यन ने एलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, हम कुछ और सोचते हैं और हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दोनों भाई सोच रहे थे, इतने में दोनों की नजर रिया पर पड़ी। वो अब सोने लगी थी। ये देख दोनों को झटका लगा। वो किसी भी हालत में रिया को सोने नहीं देना चाहते थे, इसलिए रिया को सोता हुआ देखकर दोनों भाई दौड़कर रिया के पास गए। एलेक्जेंडर रिया से कहने लगा, रिया रिया अपनी आंखें खुली रखो, देखो इस वक्त सोना ठीक नहीं है। तुम्हें याद है ना हमें क्या डिसाइड किया था? रिया तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा, नहीं तो मैं और आर्यन बुरी तरह से फंस जाएंगे और फिर डैड हमें छोड़ेंगे नहीं। पर रिया पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। रिया नींद के आगोश में चली गई थी। उसका ठीक से आंख खोल कर रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। रिया की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, पर एलेक्जेंडर था जो रिया को सोने नहीं देना चाहता था।
वो चाहता था कि रिया तब तक जागी रहे जब तक अनिका कमरे से बाहर न चली जाए। रिया की हालत आर्यन से नहीं देखी जा रही थी, इस कारण से तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, रिया को सोने दो, वो दिन भर काफी परेशान रही है। कल भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे लगता है उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो फिर उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। दोनों भाई काफी बड़ी उलझन में फंस चुके थे। एक तरफ वो रिया की कंडीशन अपने मम्मी पापा से छुपाना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्हें अपनी बहन की सेहत की भी चिंता थी। दोनों भाई अपने नाखून चबाते हुए कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगे। अनिका के लैपटॉप स्क्रीन पर एक के बाद एक डिजाइन और डायग्राफ्स दिखाई देने लगे थे। अनिका की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को जीने का एक नया मकसद मिल गया था। अनिका की अब टाइपिंग स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अनिका की उंगलियां कीबोर्ड पर इस तरह घूम रही थी जैसे कोई पियानो प्लेयर फुल स्विंग में अपने पियानो कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमा रहा हो। अनिका की आंखें भी अब काफी तेजी से अपने सामने आ रही चीजों को पढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लैपटॉप स्क्रीन पर जो कुछ भी छपा हुआ नजर आ रहा था वो धीरे धीरे अनिका के दिमाग में छप रहा था। अनिका की आंखों के सामने एक से एक डायग्राम और कोडिंग डिकोडिंग की तरह तरह की डिजाइन स्क्रॉल होते जा रहे थे। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कन ही तेज होती जा रही थी। वही बड़ी ही तेजी से अनिका हैकिंग की तकनीक और बारीकियों को सीखती जा रही थी। कीबोर्ड पर अनिका की उंगलियों के फिराने की स्पीड भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन से रहा नहीं गया तब अलेक्जेंडर टेरेस गार्डन में जाकर अनिका के ठीक बगल में खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर ने हिम्मत करते हुए अनिका से कहा, मम्मा, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। अलेक्जेंडर अनिका के बगल में खड़ा था। अनिका और अलेक्जेंडर के बीच की दूरी 1 या 2 फीट की थी, मगर फिर भी अलेक्जेंडर की बातें अनिका के कानों पर नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ बैठी थी और उसके आसपास क्या चल रहा था। अनिका की आंखों में इस तरह का फोकस देखकर अलेक्जेंडर की घबराहट बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मा को क्या हो गया था। अलेक्जेंडर को अपनी मम्मा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मशीन को देख रहा था, एक तरह का रोबोट जो बिना हिली डुली एक जगह पर देखते हुए बस ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा था। वहीं आर्यन अपनी छोटी बहन रिया के पास बैठा हुआ था। रिया की आंखें बंद हो चुकी थी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। आर्यन जानता था कि रिया का नींद पूरी करना भी बेहद जरूरी था। आर्यन भी जानता था कि जब भी रिया अपनी आंखें खोलेगी, रिया एक दिन पहले की सारी मेमोरी भूल चुकी होगी। आर्यन और अलेक्जेंडर अगले दिन रिया को किस तरह से फिर से कन्विंस करना था, उसकी पूरी तैयारियां करना चाहते थे। रिया ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो आर्यन और अलेक्जेंडर ने अच्छी तरह से स्टोर कर लिया था, ताकि रिया की याददाश्त जाती ही वो सबसे पहले रिया को अपना ही वीडियो दिखा सके। आर्यन ये भी जानता था कि सुबह उठते ही रिया किस तरह से मेंटल ट्रॉमा से गुजरने वाली थी। रिया के मन में उठने वाले प्रश्न, रिया के मन में उठने वाली उलझन, वो किस तरह से सबके सामने पेश आए, इसकी पूरी प्लानिंग करना अभी भी बाकी था। तभी अलेक्जेंडर तेजी से बेडरूम के अंदर आया, लेकिन उसके आते ही आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, वहाँ मम्मा तो। इससे पहले कि अलेक्जेंडर अपनी बात आगे बढ़ाता, आर्यन ने अपने होंठ पर अपनी उंगली रखते हुए अलेक्जेंडर से कहा, रिया सो गई है, थोड़ा धीरे से बात करो। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी बहन की ओर देखने लगे। रिया की नींद में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई थी। ये देखकर दोनों ने राहत महसूस की थी। दोनों कमरे के कोने में चले गए और अलेक्जेंडर दबी हुई आवाज में आर्यन से बात करने लगा। वहाँ अनिका एक के बाद एक हैकिंग के हर पहलू को सीखने और समझने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को ऐसा करने से जिंदगी में एक नई एनर्जी मिल रही थी। अनिका खुद ब खुद अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगी थी। यहाँ तक कि याददाश्त खोने के बाद से लेकर अब तक अनिका के शरीर में भी जो सुस्ती नजर आती थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनिका के लिए ये जिंदगी जीने का एक नया मकसद बन चुका था। अनिका पूरी तरह से अपनी दुनिया में खो चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां पर कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर कोडिंग, डिकोडिंग ने अनिका को चारों ओर से घेर लिया था।
अब उसे यही महसूस होने लगा था जैसे वो कंप्यूटर के साइंस लैंग्वेज के तैरते हुए नंबर और सिंबल के बीच खड़ी थी और हर एक नंबर और सिंबल को समझकर उन्हें आपस में कैसे जोड़ा जा सकता था, उन्हें आपस में किस तरह से लिंक किया जा सकता था और हर एक साइन और सिंबल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था, ये सब कुछ समझ रही थी। देखते ही देखते अनिका उस मुकाम पर पहुंच गई जहां अनिका ने अभी अभी सीखी हुई हैकिंग की मदद से अपने ही फोन को हैक करके अपने लैपटॉप के साथ लिंक कर दिया था। ना तो अनिका को अपनी ही ताकत पर आश्चर्य हो रहा था और न ही अनिका फिलहाल ये बात जानती थी कि उसने कुछ ही घंटों के अभ्यास में इतनी डिफिकल्ट विद्या सीख ली थी। अनिका जानती थी कि अनिका ने कुछ ही घंटों के अंदर जिस तरह से हैकिंग सीखी थी वो सीखने के लिए लोग सालों साल लगा देते थे। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर सालों साल बिताने के बाद भी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट जिन बारीकियों को नहीं सीख सकते थे, महज कुछ ही घंटों में अनिका ने वो सारी बारीकियां सीख ली थी। हरे और लाल रंग के नंबर और सिंबल अनिका के दिमाग के चारों ओर घूमने लगे थे। एक तरह से मानो अनिका एक ऐसे अंतरिक्ष के अंदर पहुंच गई थी जहां सितारों की जगह हर तरफ साइन और सिंबल नजर आते थे। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग रंगों में पूरे आसमान में नजर आ रहे थे और अनिका अंतरिक्ष में उड़ान भरते हुए उन सारे अल्फाबेट न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने हाथों से पकड़कर एक दूसरे के साथ लिंक कर रही थी। अनिका अब काफी हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका का पूरा शरीर हवा में विलीन हो चुका था। वहां आर्यन और एलेक्जेंडर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि काफी रात हो चुकी थी। अनिका कई घंटों से अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। ना तो अनिका ने खाना खाया था, ना तो पानी की एक बूंद अनिका के गले से नीचे उतरी थी। अनिका बस अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ाए अपनी उंगलियों को बार बार कीबोर्ड पर बिजली की स्पीड से फिरा रही थी। तभी एलेक्जेंडर और आर्यन के मन में एक विचार आया। वो जानते थे कि अगर अनिका पूरी रात में ऐसे ही बैठी रही और सुबह रिया ने आंखें खोली तो हो सकता था कि अनिका के सामने रिया की कंडीशन का खुलासा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर न सिर्फ अनिका और रोहित, एलेक्जेंडर और आर्यन की जमकर खबर लेंगे, मगर रिया की टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त अगर रिया को कोई कंट्रोल कर सकता था तो वो सिर्फ आर्यन और एलेक्जेंडर थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। किसी भी हालत में बूढ़े बाबा के मिलने से पहले वो रिया की हालत के बारे में रोहित और अनिका को पता नहीं चलने दे सकते थे। तभी आर्यन ने धीमी आवाज में अपने भाई से कहा, मेरे पास एक आइडिया है मम्मा को यहाँ से बाहर भेजने का। आर्यन की बात सुनते ही एलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन की ओर देखने लगा। एलेक्जेंडर ये जानना चाहता था कि आखिर आर्यन के पास क्या प्लान था, क्योंकि आर्यन की आंखें बता रही थी कि आर्यन के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा था और यही बात एलेक्जेंडर जानना चाहता था। तभी एलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, बताओ आर्यन, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लान है। एलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन ने कुछ देर अपना सिर खुजलाते हुए एलेक्जेंडर से कहा, अगर मम्मा को इस कमरे से बाहर निकालना है तो अब एक ही रास्ता है। हम एक काम करते हैं, पापा को ये जाकर बताते हैं कि मम्मा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। आई एम श्योर पापा मम्मा को यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्जेंडर ने तपाक से पूछा, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि मम्मा जिस फोकस के साथ बैठी है मुझे नहीं लगता कि वो उठने वाली है। आर्यन ने जैसे ही एलेक्जेंडर की बात सुनी उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने भाई से कहा, नहीं एलेक्जेंडर, तुम भूल रहे हो कि पापा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर मम्मा कोई स्ट्रेस ले या स्ट्रेस में रहे ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जैसे ही हम पापा को ये बात कहेंगे पापा तुरंत हमारे कमरे में आएंगे और मम्मा को यहाँ से ले जाएंगे। मेरा यकीन करो। एलेक्जेंडर ने जब आर्यन की बात सुनी तो वो भी कुछ देर तक सोच में पड़ गया, पर फिर अगले ही पल एलेक्जेंडर को भी ये आइडिया सही लगा। एलेक्जेंडर भी कहीं न कहीं चाहता था कि उसकी मम्मा कंप्यूटर सीखने से पहले ही दिन इतना स्ट्रेस ना ले। अनिका जिस तरह की कोडिंग और डिकोडिंग की लैंग्वेज सीख रही थी उसके बाद उसके दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता था। और दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी माँ की कंडीशन कैसी थी। याददाश्त खो चुकी अनिका के लिए इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर लेना अच्छी बात नहीं थी। कुछ देर तक आर्यन के आइडिया पर दोनों भाई कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए सोचते रहे। कहीं न कहीं दोनों भाइयों को अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था।
वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा ही रोहित दोनों भाई की किसी भी बात का उल्टा ही मतलब निकालता था और इसीलिए कहीं न कहीं दोनों भाइयों के मन में रोहित से बात करने का डर भी बैठ गया था। मगर साथ ही साथ दोनों बच्चे ये भी चाहते थे कि उनकी मम्मा कंप्यूटर सीखने के पहले दिन अपने दिमाग पर इतना स्ट्रेस ना लें और रिया के जागने से पहले अनिका किसी तरह बच्चों के बेडरूम से बाहर निकल जाए। दोनों भाइयों के पास रोहित के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब सारे ऑप्शन सोचने के बाद दोनों भाइयों को ये महसूस हुआ कि रोहित के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं बचा था, तो दोनों ने गहरी सांस ली और बेडरूम का दरवाजा खोला। दोनों भाइयों ने जब बाहर निकलकर देखा तो रोहित लिविंग रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा था। बच्चों ने लिविंग रूम की टेरेस पर जाकर देखा तो रोहित वहां भी मौजूद नहीं था। रात हो चुकी थी और प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग रूम में काफी अंधेरा था। वो दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका के सोने से पहले रोहित कभी नहीं सो सकता था, मगर फिर भी दोनों बच्चों ने सोचा कि शायद रोहित थका हुआ महसूस कर रहा होगा और इसीलिए बेडरूम में जाकर अनिका से पहले ही सो गया होगा। अपना मन मजबूत करते हुए दोनों भाई रोहित के बेडरूम के पास गए और धीरे से रोहित के बेडरूम का दरवाजा नॉक करने लगे। काफी देर तक दरवाजा नॉक करने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर तक दरवाजा नॉक करने के बाद जब फिर से रिस्पांस नहीं आया तो दोनों भाइयों ने सोचा कि हो सकता है शायद रोहित बेडरूम के अंदर गहरी नींद में सो चुका होगा। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है पापा सो चुके हैं। मुझे नहीं लगता हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। कुछ देर बाद ही मन कुछ सोचने के बाद आर्यन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर मुझे लगता है कि हमें पापा को जगा देना चाहिए। रिया के जागने में अभी कई घंटे बाकी हैं, मगर जरा सोचो, अगर इसी तरह मम्मा एक रोबोट बनकर कंप्यूटर पर बैठी रही तो मम्मा का क्या हाल होगा। इतना कहने के बाद आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मम्मा को इतना स्ट्रेस लेना चाहिए। हमें मम्मा को रोकना होगा और मम्मा को रोकने के लिए हमें पापा की जरूरत है। इसलिए अगर पापा सो भी गए हैं तो हमें ना चाहते हुए भी उनको उठाना होगा और मम्मा के बारे में बताना होगा। आर्यन की ये बात अलेक्जेंडर के भी गले उतर रही थी। अलेक्जेंडर भी चाहता था कि किसी तरह अनिका को रोका जाए। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने देखा था कि अनिका किस तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर लगे नंबर्स और सिंबल्स को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन ने अनिका के दिमाग को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। बच्चों के लिए अनिका को बचाने के लिए रोहित को जगाना बेहद जरूरी था। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, चलो अलेक्जेंडर, दरवाजा खोलो। आर्यन के मुंह से ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने घबराई हुई नजरों से आर्यन को देखा और कहा, क्यों? मैं क्यों? तुम खोलो। ये सुनते ही आर्यन ने अलेक्जेंडर को घूर कर देखा और फिर धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, क्यों? क्या हुआ? हर जगह तो तुम मेरे और रिया के बड़े भाई बने फिरते हो, तो अभी बड़ा भाई होने का फर्ज निभाओ और दरवाजा खोलो। आर्यन इतना कहकर चुप हो गया और अलेक्जेंडर को देखने लगा। वहीं अलेक्जेंडर अजीब नजरों से आर्यन को देख रहा था। थोड़ी ही देर में अलेक्जेंडर को समझ आ गया कि जो करना था उसे ही करना था। इसलिए अलेक्जेंडर ने सबसे पहले हिम्मत करते हुए अपना हाथ रोहित के बेडरूम के दरवाजे के हैंडल पर रखा और धीरे से हैंडल घुमाते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला। अलेक्जेंडर ने देखा कि कमरे में काफी अंधेरा था। अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे अपना सिर दरवाजे के बिल्कुल बगल में रखकर कमरे के अंदर झांकना शुरू किया। बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर अंधेरे कमरे में रोहित को तलाशने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे जब दरवाजा खुला तब अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। टेरेस गार्डन से आने वाली धीमी धीमी रोशनी में अलेक्जेंडर को इतना तो पता चल रहा था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था। जब वॉशरूम की ओर अलेक्जेंडर ने नजर घुमाकर देखा तो वॉशरूम के दरवाजे के किनारे से भी लाइट नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि वॉशरूम के अंदर भी अंधेरा था और रोहित वहां पर मौजूद नहीं था। जब अलेक्जेंडर को पूरी तरह से इस बात का यकीन हो गया कि रोहित कमरे में मौजूद नहीं था, तो एक झटके से अलेक्जेंडर ने रोहित के बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। जब आर्यन को भी इस बात का एहसास हुआ कि रोहित कमरे के अंदर मौजूद नहीं था, तो हैरान होकर अपने भाई की ओर देखने लगा। दोनों भाइयों ने फिर से लिविंग रूम में यहाँ वहाँ देखा तो वो दोनों ये देखकर चौंक गए कि रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि अक्सर इतनी रात गए रोहित कभी कहीं नहीं जाता था
फिर अचानक बिना बच्चों को बताए वो कहाँ चला गया था। ये बात दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक अलेक्जेंडर की नजर रोहित के बेडरूम की स्लाइडिंग डोर पर पड़ी। बाहर से आने वाली धीमी धीमी रोशनी में अलेक्जेंडर को धुआं नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर ये देखकर चौंक गया। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों छोटे थे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी आंखों के सामने जो धुआं उठ रहा था वो किसी आग की वजह से नहीं हो रहा था। ऐसा धुआं अक्सर सिगरेट पीने वालों के मुंह से निकलता था। सिगरेट का धुआं टेरेस गार्डन में देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर हैरान हो गए। वो जानते थे कि रोहित कभी सिगरेट नहीं पीता था। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, देखो वहाँ कोई तो है। ये सुन आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हो सकता है डैड ही वहाँ हो। अलेक्जेंडर को आर्यन की बात अजीब लगी। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? तुम्हें नहीं पता कि हमारे डैड स्मोकिंग नहीं करते? मुझे लगता है वहाँ कोई दूसरा शख्स है और हमें जाकर पता करना होगा कि वो कौन है और इस तरह से डैड के रूम में कैसे घुस आया। दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित कभी कभार वाइन पी लेता था, मगर सिगरेट से हमेशा ही दूर रहता था। हालांकि रोहित की स्मोकिंग की आदत के बारे में अनिका के अलावा आयशा मारवा अब तक जान चुकी थी, मगर रोहित ने कभी भी बच्चों के सामने सिगरेट या सिगार को हाथ भी नहीं लगाया था। इसलिए बच्चे रोहित की इस आदत से बिल्कुल बेखबर थे। अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखों में काफी ज्यादा हैरानी दिख रही थी। दोनों धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़कर ये देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर टेरेस गार्डन में और कौन था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके डैड कभी सिगरेट नहीं पीते थे। मगर अब तक दोनों बच्चों को इतना तो पता चल चुका था कि जरूर टेरेस गार्डन पर कोई मौजूद था जो सिगरेट पी रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन धीरे धीरे टेरेस गार्डन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। जब वो टेरेस गार्डन की स्लाइडिंग डोर के बिल्कुल पास आ गए तो उन्होंने देखा कि कांच के डोर के पीछे की परछाई रेलिंग पर पड़ती हुई साफ नजर आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि वहां बालकनी एरिया में कोई जरूर मौजूद था जो सिगरेट पी रहा था। दोनों बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर को रोकते हुए कहा, अलेक्जेंडर ध्यान से, वो जो भी है हमसे बड़ा है। हमें उसके सामने सावधान होकर जाना होगा ताकि अगर उसके किसी भी तरह का हमला किया तो हम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुला सके। आर्यन की बात अलेक्जेंडर को सही लगी, पर वो इस वक्त बड़ा भाई होने का फर्ज निभाना चाहता था। इस कारण से उसने आर्यन को अपने पीछे ही रखा था। वो नहीं चाहता था कि आर्यन को कुछ हो जाए। ये बात आर्यन भी अच्छी तरह से जानता था। अलेक्जेंडर अभी आगे बढ़ता, इतने में आर्यन ने कहा, या हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लाते हैं। ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, पहले हम दोनों चलकर देखते हैं कि वो कौन है, और वैसे भी सिक्योरिटी तो स्वीट के बाहर ही है। डरने की जरूरत हमें नहीं बल्कि उसे है। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुके हुए थे, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और रोहित की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर मौजूद थे। ऐसे में किसी अनजान शख्स का प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर घुस आना नामुमकिन था। लेकिन अगर रोहित सिगरेट नहीं पीता था तो फिर टेरेस गार्डन में इस वक्त कौन मौजूद था, ये दोनों बच्चों की समझ के बाहर था। दोनों बच्चे धीरे धीरे अपने कदम टेरेस गार्डन के कांच की स्लाइडिंग डोर की ओर आगे बढ़ाने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन ने अब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया था और दोनों धीरे धीरे खुले दरवाजे से टेरेस गार्डन के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। तभी दोनों बच्चे ये देखकर हैरान हो गए कि रोहित एक चेयर पर बैठा हुआ आसमान की ओर देखकर अपने मुंह में एक बड़ी सी सिगार लगाए सिगार के कस ले रहा था। दोनों बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित मारवा सिगार पी सकता था। इस वक्त उनकी आंखों के सामने नजर आ रहे उनके डैड के हाथ में एक बड़ी सी सिगार नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे सिगार के कस लेकर धुआं आसमान में उड़ा रहा था। ये नजारा देखकर दोनों बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके डैड किसी तरह का नकाब पहनकर घूम रहे थे और आज इस घड़ी दोनों बेटों के सामने वो बेनकाब हो चुके थे। बच्चे अपने पापा को इस तरह देखकर अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे थे। तभी अपने दूसरे हाथ से एक बड़ी सी शराब की बोतल रोहित ने अपने होठों पर लगा दी। ये सब कुछ देखकर बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने डैड को ही देख रहे थे। ना ही कभी अनिका ने
बच्चों को ये बात बताया था कि रोहित कभी कभी सिगार पीता था या शराब पीता था, और न ही रोहित ने कभी बच्चों के सामने इस तरह का बिहेवियर किया था। रोहित गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर अनिका रोहित से क्या छुपा रही थी। रोहित अनिका की मदद करना चाहता था, मगर अनिका जानबूझकर रोहित को अपने आप से दूर कर रही थी। ये बात रोहित के गले नहीं उतर रही थी। रोहित एक के बाद एक सिगार के कस लगाने लगा और बड़ी सी वाइन बोतल से शराब के घूंट लेता रहा। बच्चे रोहित को इस तरह से देखकर हैरान हो गए थे। रोहित को ऐसी हालत में देखकर बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां टेरेस गार्डन के रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा रोहित ये नहीं जानता था कि टेरेस गार्डन के दरवाजे पर उसके दोनों बच्चे खड़े रोहित को नशा करते हुए देख रहे थे। रोहित दोनों बच्चों की हालत को भी नहीं जानता था। इस वक्त दोनों बच्चों के मन की स्थिति क्या थी और वो क्या सोच रहे थे, ये बस दोनों ही जानते थे। एलेक्जेंडर और आर्यन के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनका दिमाग एकदम से ब्लैक हो गया था। उन्हें वापस अपने कमरे में भी जाना सही नहीं लग रहा था, पर जब उन्होंने रोहित को इस तरह से देखा तो अचानक ही दोनों बच्चे मन ही मन ये सोचने लगे कि उन्हें चुपचाप वापस अपने कमरे में चले जाना चाहिए, ताकि रोहित को ये एहसास भी न हो कि दोनों बच्चे रोहित के कमरे में आए थे और दोनों बच्चों ने रोहित को इस तरह नशा करते हुए देख लिया था। नशा करने के साथ साथ दोनों बच्चों के लिए हैरानी वाली बात यह भी थी कि रोहित काफी डिस्टर्ब लग रहा था। रोहित की आंखें लाल हो चुकी थी और रोहित के चेहरे से वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान नजर आ रहा था। रोहित को ऐसी हालत में देखकर दोनों बच्चों के मन में एक बार ये सवाल भी आया कि कहीं उनके सामने खड़ा आदमी सचमुच रोहित मारवा ही था या रोहित मारवा के किसी हमशक्ल ने उनकी जगह रोहित के साथ बदल ली थी। रोहित ना तो कभी इतना डिस्टर्ब नजर आता था और ना ही रोहित ने कभी बच्चों के सामने इस तरह से नशा किया था। बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने इस वक्त रोहित से मुलाकात की तो हो सकता है कि रोहित को भी काफी ऑकवर्ड फील हो। जिन बच्चों की आंखों में रोहित एकदम एक आदर्श बाप होने की इमेज क्रिएट करना चाहता था, उनके सामने अगर रोहित इस तरह से नशे में धुत दिखाई दे तो हो सकता था कि रोहित को अपने आप पर काफी गिल्ट महसूस होता, और बच्चे रोहित को इस गिल्ट का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों खामोश अपनी जगह पर खड़े थे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी काफी देर तक खामोश रहने के बाद एलेक्जेंडर ने कहा, आर्यन, क्या हम एक बार पापा से बात करके देखें? एलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन चौंक गया। उसे एलेक्जेंडर की बात सुन हैरानी हो रही थी कि एलेक्जेंडर इस वक्त ऐसी बातें कैसे कर सकता था। तभी आर्यन ने अपने भाई को कहा, एलेक्जेंडर, तुम ये क्या कह रहे हो? ये सही वक्त नहीं है पापा से बात करने का। उनकी हालत तो देखो। क्या तुम्हें उनकी हालत दिखाई नहीं दे रही या तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? आर्यन को इस तरह कहता देख एलेक्जेंडर ने उसे घूरते हुए कहा, आर्यन, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, पर एक बात मत भूलो कि अगर पापा यहाँ ऐसी हालत में है तो वहाँ टेरेस गार्डन में मम्मा की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, और अगर वो ऐसे ही लैपटॉप के सामने और कुछ घंटे बैठी रही तो उनकी हालत और तबीयत दोनों बिगड़ सकती है। उसके बाद क्या होगा तुम्हें एहसास भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि कल पापा हमें खुद डांटे कि हमने उनको मम्मा के बारे में क्यों नहीं बताया। एलेक्जेंडर की बात एकदम सही थी, पर आर्यन को भी पता था कि इस वक्त रोहित कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो अपनी ही धुन में था और उसकी हालत का अंदाजा उसकी लाल आंखों से लगाया जा सकता था। बच्चे बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ अनिका लैपटॉप से उठने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से अनिका के दिमाग पर काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ सकता था, और दूसरी तरफ बच्चे रोहित को एम्बेरेस्ड भी नहीं करना चाहते थे। रोहित की ऐसी सिचुएशन में रोहित से मिलकर आर्यन एलेक्जेंडर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारे से बात करना अच्छी तरह से जानते थे। अभी थोड़ी देर पहले दोनों इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि आखिर उन्हें रोहित के पास जाना चाहिए या नहीं, और अब इस वक्त दोनों मन ही मन यही बात सोच रहे थे और आंखों के इशारे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। आंखों के इशारे से दोनों ही बच्चों ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें इस वक्त अपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़कर वहां से निकल जाना चाहिए। तभी एलेक्जेंडर ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए आखिरी बार कहा, आर्यन, पक्का ना हमें यहाँ से इस वक्त जाना चाहिए? एलेक्जेंडर के इस बात का जवाब आर्यन के पास भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने पापा की भी चिंता थी और मम्मा की भी।
आर्यन ने पहले तो सोचा था कि वो रोहित के पास नहीं जाएगा, पर अब जब एलेक्जेंडर ने उससे सवाल किया तो आर्यन कंफ्यूज हो गया। उसे अब कुछ समझ में नहीं आने लगा था। काफी देर तक दोनों एक जगह पर खामोश खड़े रहे। तभी एलेक्जेंडर ने आर्यन को वापस अपने रूम में जाने का इशारा किया। जैसे ही बाहर जाने के लिए आर्यन और एलेक्जेंडर मुड़े, आर्यन का कंधा स्लाइडिंग डोर से टकराया, जिसकी वजह से स्लाइडिंग डोर के खड़कने की आवाज आई। स्लाइडिंग डोर की आवाज रोहित के कानों पर जैसे ही पड़ी, रोहित चौंक गया और अपनी चेयर से एक झटके के साथ उठकर पीछे मुड़कर देखने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की देखरेख में था, मगर फिर भी इस तरह का झटका जब अचानक ही रोहित को महसूस हुआ तो रोहित एक बार के लिए डर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। रोहित ने देखा कि उसके दोनों बेटे स्लाइडिंग डोर के ठीक बगल में खड़े थे और बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से अपने डैड को देख रहे थे। एक पल के लिए रोहित को रियलाइज नहीं हुआ कि रोहित के हाथ में एक बड़ी सी सिगार थी और दूसरे हाथ में बड़ी सी शराब की बोतल थी। दोनों बच्चों को वहां पर देखकर रोहित ने जब अपना हुलिया ठीक करने के लिए अपना हाथ ऊपर किया, तब उसे एहसास हुआ कि एलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित को शराब और सिगार पीते हुए देख लिया था। रोहित जैसे ही ये बात महसूस की, एक झटके के साथ रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगार जमीन पर फेंक दी और शराब की बोतल भी अपने पास पड़ी एक टेबल के पीछे छिपा दी। अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मसलते हुए रोहित ने एलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रोहित बार बार आर्यन और एलेक्जेंडर के अगल बगल में देख रहा था। कहीं न कहीं रोहित ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या आर्यन और एलेक्जेंडर के साथ रिया ने भी रोहित को इस तरह से नशा करते हुए देख लिया था। रोहित नहीं चाहता था कि उसके बेटे उसे इस हालत में देखे। रोहित की आंखें देखकर दोनों बेटे समझ चुके थे कि रोहित क्या सोच रहा था। रोहित की घबराहट और परेशानी कम करने के लिए एलेक्जेंडर ने दबी और धीमी आवाज में रोहित से कहा, नहीं, रिया तो सो चुकी है, हम तो आपसे मिलने आए थे। एलेक्जेंडर की ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित ने अपने कदम बच्चों की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? रिया और मम्मा ठीक है ना? रोहित के दोनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कह रहे थे कि रोहित के साथ पहले बात कौन करना शुरू करेगा। दोनों ही भाई एक दूसरे की आंखें ही आंखों के इशारे से फोर्स कर रहे थे कि वो पहले बोले। जब आंखों के इशारे से फैसला नहीं हुआ तो एलेक्जेंडर ने किसी तरह अपना गला साफ करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, डैड, दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए। रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि दोनों बच्चों ने उसे काफी नाजुक स्थिति में देख लिया था, मगर रोहित ने भी अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए दोनों बेटों के साथ इस तरह से बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बच्चों के सामने ज्यादा नर्वस होकर और उन्हें कोई क्लेरिफिकेशन देकर रोहित अपने दोनों बेटों के सामने कमजोर नहीं लगना चाहता था। रोहित कहीं न कहीं चाहता था कि उसके दोनों बेटे भी उसी की तरह काफी इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बने। ऐसा नहीं था कि रोहित को अपने दोनों बेटों से प्यार नहीं था और उनके इमोशंस की उसे बिल्कुल कदर नहीं थी। हालांकि रोहित को भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि दोनों बेटों ने उसे इस हालत में देख लिया था। रोहित नशे की हालत में पूरी तरह से धूत था। रोहित अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था, मगर दोनों बेटों को देखते ही रोहित का नशा जैसे एकदम से उतर गया। अपने आप को पूरी तरह से संभालते हुए रोहित ने एलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोलो, क्या चाहते हो? क्या तुम लोग कहीं घूमने जाना चाहते हो कल की तरह? देखो, मैं तुम दोनों को कह देता हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम यहाँ पर वेकेशन मनाने आए थे और एक साथ पूरी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने आए थे, मगर यहाँ पर आने के बाद एक हमारे परिवार के साथ जो हादसे हो रहे हैं उससे कहीं न कहीं हमारा वेकेशन काफी मायूस भरा हो गया है। इतना कहने के बाद रोहित ने अपने दोनों बेटों से आगे कहा, मगर तुम दोनों फिक्र मत करना, एक बार तुम्हारी मम्मा की यादाश्त वापस लौट आएगी ना, उसके बाद हम फिर से पहले की तरह हर जगह हंसी खुशी जाया करेंगे। अब तक दोनों बेटे इतना समझ चुके थे कि रोहित नशे में धूत था और नशे की हालत में ही रोहित इस उम्मीद में था कि बहुत जल्द अनिका की यादाश्त वापस आ जाएगी। हालांकि सच बात तो ये थी कि अब तक तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से जान चुके थे कि अनिका की यादाश्त लौट आने का कोई इलाज नहीं था।
अनिका की याददाश्त क्यों गई थी, ये रीजन जब तक पता नहीं चलता अनिका की ट्रीटमेंट करना भी बेहद मुश्किल होने वाला था। ये बात कम उम्र में भी बच्चे अच्छी तरह से जान चुके थे। बच्चों ने काफी वक्त अनिका के साथ गुजारा था। वो अनिका जो कभी डॉक्टर अमृता थी, डॉक्टर अमृता जब कभी भी अपने केस फोन पर डिस्कस किया करती थी तब बच्चे भी बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बात सुना करते थे। बच्चे अब तक इतना तो अच्छी तरह से जान चुके थे कि ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले बीमारी की जड़ का पता लगाना बेहद जरूरी होता था। अगर बीमारी का जड़ ही पता न चले तो ट्रीटमेंट करना नामुमकिन सा हो जाता था और अनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोई ये नहीं जानता था कि अनिका की याददाश्त आखिर कैसे गई थी, याददाश्त जाने की असली वजह क्या थी। जब तक ये डॉक्टर नहीं पता लगा लेते तब तक अनिका की ट्रीटमेंट शुरू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर नशे की हालत में शायद पहली बार रोहित ने कोई ऐसी बात कही थी जिसमें वास्तविकता से ज्यादा उम्मीद नजर आ रही थी। किसी तरह अपनी पापा की बात में हामी भरते हुए आर्यन ने कहा, यस डैड, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत जल्द मम्मा की याददाश्त वापस आ जाएगी। मगर डैड, इस वक्त मम्मा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात आगे कैसे बढ़ाएं। आर्यन के मन में झिझक देखकर रोहित ने अपने कदम आर्यन की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया, मगर रोहित के कदम लड़खड़ा रहे थे। मगर जैसे ही रोहित अपना बैलेंस खोने वाला था, रोहित ने टेरेस गार्डन की रेलिंग पकड़कर अपना बैलेंस बना लिया और फिर से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। जब बच्चों ने रोहित को लड़खड़ाते हुए देखा तब अचानक उनकी नजर रोहित के पैरों के पास पड़ी और एक शराब की बोतल की ओर गई। इसका मतलब साफ था कि जो शराब की बोतल रोहित ने डिपो के पीछे छिपाई थी वो दूसरी बोतल थी और रोहित पहले एक बोतल खाली कर चुका था। रोहित के इस तरह के बर्ताव को देखकर दोनों बच्चों की हैरानी बढ़ती जा रही थी, मगर वो किसी भी तरह से अपने पापा को और ज्यादा गिल्ट में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भले ही अभी रोहित दोनों बच्चों के साथ काफी कड़क आवाज में और एटीट्यूड के साथ बात कर रहा था, मगर कहीं न कहीं रोहित अपने आप को काफी गिल्टी महसूस कर रहा था। रोहित ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुम बोलते हुए रुक क्यों गए? क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मम्मा को देखते हैं। जैसे ही रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए, आर्यन और एलेक्जेंडर ने अचानक ही रोहित का रास्ता रोकते हुए रोहित से कहा, डैड, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मगर बात यह है कि मम्मा पिछले कई घंटों से सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी है। मम्मा कीबोर्ड पर काफी ज्यादा फास्ट टाइपिंग कर रही है। कई घंटे बीत गए हैं मगर मम्मा ने शायद अपनी पलकें भी नहीं झपकाई, न खाना खाया है और न ही पानी का एक बूंद पी है। मुझे लगता है कि हमें मम्मा को रोकना चाहिए। बच्चों की ये बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग बदल गया था। रोहित के मन में काफी अजीब अजीब ख्याल उठ रहे थे। रोहित शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। रोहित कब से यही सोच रहा था कि अनिका रोहित से क्या छुपा रही थी, और जब अब बच्चों ने ये कहा कि अनिका काफी देर से लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी और कीबोर्ड पर तेज टाइपिंग कर रही थी, तब रोहित के मन में फिर से यही विचार उठने लगे कि कहीं अनिका रोहित से कुछ बात तो नहीं छुपा रही थी। इस वक्त रोहित का मन और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। रोहित तो पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर अनिका उससे कुछ छुपा तो नहीं रही थी, और इसी कारण से रोहित ने अपनी ऐसी हालत बना कर रखी थी। वो शराब के नशे में खुद को इस कदर हावी कर लेना चाहता था कि उसके मन में बार बार ये ख्याल ना आए कि आखिर अनिका उससे क्या छुपा रही थी। रोहित जिस दुख और जिस बात को भुलाने के लिए नशे की हालत में गया था, अब वही दुख उसके सामने और भी ज्यादा बड़ा रूप लेकर आया था। रोहित अब पहले से भी ज्यादा बेचैन हो गया था। जब एलेक्जेंडर और आर्यन से उसे अनिका के बारे में पता चला, पहले तो रोहित को आर्यन की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, पर जब उसने आर्यन और एलेक्जेंडर के हाव भाव देखे तो रोहित को यकीन हो गया था कि हो न हो अनिका के मन में कुछ तो चल रहा है जो वो रोहित से छुपा रही है। ये बात सोच सोच कर रोहित घबरा गया। उसे अपनी अनिका दूर होती हुई नजर आने लगी थी। रोहित को आज से पहले ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था। रोहित पसीने से लथपथ हो गया था। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। एलेक्जेंडर और आर्यन ने जब अपने डैड को इस तरह देखा तो दोनों सोच में पड़ गए, आखिर रोहित मन में क्या सोच रहा है। एक पल के लिए एलेक्जेंडर ने आर्यन को देखा और आंखों ही आंखों में ये कहा कि अगर वो स्लाइडिंग डोर से नहीं टकराया होता
तो ये सब कुछ नहीं होता। वो अपने कमरे में होते और अपना प्लान बना रहे होते। दोनों भाई जहां सब कुछ इशारे से बात कर रहे थे, तो वहीं रोहित मन ही मन अनिका के बारे में सोचे जा रहा था। वो यही सोच रहा था कि जिस अनिका की याददाश्त पूरी तरह से चली जा चुकी थी, उस अनिका को इतने अच्छे तरीके से लैपटॉप ऑपरेट करना किस तरह से आ सकता था। ये बात रोहित को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस वक्त क्या करे। क्या अनिका के सामने जाकर सब कुछ उसके मुंह पर पूछ ले, या फिर अभी रुक जाए और थोड़ा और इंतजार करे। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, डैड, मुझे लगता है आपको हमारे साथ चलना चाहिए और आपको मम्मा को रोकना चाहिए, क्योंकि मम्मा अभी नहीं रुकी तो उनके दिमाग के लिए ठीक नहीं होगा और उनका स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रोहित के लड़खड़ाते हुए कदम देखकर दोनों बच्चे इस बात को लेकर भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि क्या रोहित को ऐसी हालत में अनिका के सामने आना भी चाहिए या नहीं। बच्चे अब तक इतनी बात तो अच्छी तरह से जान चुके थे कि बड़ों की एक प्राइवेट और पर्सनल लाइफ हो सकती थी, और या हो सकता था कि अनिका को रोहित की इस आदत के बारे में पहले से मालूम हो। बच्चे किसी भी तरह अपनी मम्मा को रोकना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें रोहित की मदद की जरूरत थी। बच्चों की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रेलिंग का सहारा छोड़ते हुए अपने कदम बच्चों की ओर ले जाना शुरू किया। रोहित के पांव पूरी तरह से जमीन से जकड़े हुए लग रहे थे। रोहित काफी भारी कदमों से बच्चों की ओर आगे बढ़ रहा था। बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अपने पूरे होशो हवास में नहीं था। इससे पहले कि रोहित फिर से लड़खड़ा कर गिरता, अचानक ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ने रोहित का एक एक हाथ पकड़ लिया और अपने डैड को सहारा देते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित के कदम से कदम मिलाकर धीरे धीरे बेडरूम से मेन डोर की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। बेशक रोहित काफी ज्यादा नशे में था, मगर धीरे धीरे रोहित अपना होश संभालकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों पर कंट्रोल पाकर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद रोहित को अलेक्जेंडर और आर्यन के सहारे की जरूरत नहीं थी, इसलिए धीरे से अपना हाथ दोनों बच्चों के कंधे से लेते हुए रोहित खुद ब खुद चलने लगा। रोहित धीरे धीरे अपना होश संभालते हुए अपने बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम से होते हुए बच्चों के बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगा। दोनों बच्चे भी रोहित के आगे आगे अपने बेडरूम की ओर जा रहे थे। दोनों बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो जानते थे कि रिया अंदर गहरी नींद में सोई थी और इतनी जल्दी नहीं जागने वाली थी, मगर दोनों इस बात से डर रहे थे कि अगर रिया जाग गई और जागने के बाद अगर रिया की मेमोरी इरेज हो गई तो रोहित के सामने उनका क्या होगा। रिया के बारे में सोच सोचकर दोनों भाइयों के हाथ पैर कांपने लगे थे, मगर किसी तरह अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचकर अलेक्जेंडर ने धीरे से अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने जाकर अपने कमरे के अंदर देखा तो उन्होंने ये देखकर राहत महसूस की कि अभी भी रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेने लगे और फिर दरवाजा पूरी तरह से खोलकर रोहित को अंदर आने का रास्ता दिया। रोहित ने अंदर आकर देखा कि रिया बिस्तर पर सोई हुई थी और अनिका बाहर टेरेस गार्डन में लैपटॉप पर अभी भी जमी हुई थी। अनिका काफी फोकस से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देख रही थी। ये देखकर रोहित काफी परेशान हो गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका इतनी देर से लैपटॉप पर क्या कर रही थी। अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ना तो उसे डॉक्टर अमृता के बारे में कुछ याद था और ना ही अपनी पुरानी जिंदगी की कोई बात अनिका को याद थी। फिर कैसे हो सकता था कि अनिका इतनी देर तक कंप्यूटर पर कुछ काम करती रहे। जिस अनिका का दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था, पुरानी जिंदगी से पूरी तरह से डिस्टैच हो चुका था, वो अनिका इतने फोकस के साथ क्या काम कर रही थी। ये बात रोहित के समझ के बाहर थी और रोहित के मन में काफी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, मगर किसी तरह अपने मन में उठ रहे ख्यालों को रोकते हुए रोहित ने अपने कदम टेरेस गार्डन की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित काफी संभल कर चल रहा था। रोहित जानता था कि यहाँ उसके कदम अगर लड़खड़ाए तो रोहित के लिए पूरा का पूरा मामला काफी शर्मनाक हो सकता था। रोहित के लड़खड़ाने की वजह से अगर कोई आवाज हुई और उनकी नन्ही सी परी की नींद टूट गई तो अपने पापा को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगेगा और साथ ही साथ अनिका की नजरों में भी रोहित की इमेज पूरी तरह से बिगड़ सकती थी। याददाश्त खो चुकी अनिका का भरोसा जीतना चाहता था रोहित,
किसी भी तरह, और अब तक रोहित इस बात में कामयाब नहीं हो पाया था। ये बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही रोहित के कदम टेरेस गार्डन की ओर पहुंचे, एलेक्जेंडर और आर्यन रोहित के कुछ पीछे ही रुक गए। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें अब यहीं पर रुकना चाहिए और रोहित को अकेले में अनिका के साथ बात करने देना चाहिए। जब रोहित टेरेस गार्डन के स्लाइडिंग डोर तक पहुंचा, तब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित के पास ये मौका था ये जानने के लिए कि आखिर अनिका के मन में क्या चल रहा था। रोहित ने देखा कि अनिका काफी फोकस के साथ लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी। हालांकि जहां से रोहित अनिका को देख रहा था उसे स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। किसी तरह रोहित देखना चाहता था कि अनिका लैपटॉप पर क्या काम कर रही थी। कहीं अनिका किसी के साथ चैट कर रही थी या कुछ और, रोहित ये जानना चाहता था। रोहित के लिए अब अनिका का सस्पेंस बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। रोहित जल्द से जल्द इस बात से पर्दा उठाना चाहता था कि आखिर अनिका और रोहित से क्या छुपा रही थी। अगर रोहित ने अनिका के मोबाइल में जो मैसेज देखा था वो सच था, तो रोहित ये जानना चाहता था कि आखिर अपने अनजान दोस्त से मिलने के बाद तय करने के बावजूद अनिका उसे मिली क्यों नहीं थी। रोहित जानता था कि रोहित जब बहाना बनाकर होटल से बाहर निकला था, तब उसकी चीफ सिक्योरिटी गार्ड अनिका के साथ अनिका पर नजर बनाए हुए था। मगर तब सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित को ये बताया था कि अनिका को मिलने वहां कोई नहीं आया था। उसके बाद से लेकर अब तक रोहित और बच्चों की निगरानी में ही रही थी अनिका। इसका मतलब साफ था कि अनिका का अनजान दोस्त अनिका से आज पूरे दिन में नहीं मिला था। रोहित भी जानना चाहता था कि आखिर तय करने के बाद अनिका और उसके अनजान दोस्त की मुलाकात क्यों नहीं हो पाई थी। क्या अनिका इस वक्त लैपटॉप पर अपनी उसी अनजान दोस्त के साथ चैट कर रही थी या बात कुछ और थी, ये रोहित देखना चाहता था। अनिका की लैपटॉप स्क्रीन को देखने के लिए रोहित को अनिका के पास से गुजरते हुए अनिका के पीछे जाकर लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डालनी थी। मगर वो जानता था कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। अगर अनिका को इस बात का पता चल जाता था कि रोहित जानबूझकर अनिका की प्राइवेसी को भंग करके अनिका की लैपटॉप स्क्रीन पर क्या चल रहा था वो देखना चाहता था, जो रोहित और अनिका के रिश्ते के लिए ये काफी नुकसानदायक साबित हो सकता था। रोहित नशे की हालत में था और सुबह से रोहित के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे, जिसकी वजह से रोहित के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। एक तरफ रोहित का दिल कह रहा था कि अनिका पर उसे पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए, तो दूसरी तरफ रोहित का दिमाग उसे बार बार चिल्ला कर ये कह रहा था कि उसे अनिका की लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर ये पता लगाना चाहिए कि अनिका किसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। रोहित कुछ देर तक वहीं खड़ा अनिका को ऑब्जर्व करता रहा। अनिका की पलकें भी नहीं झपक रही थी। अनिका का फोकस पूरी तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर था, मगर अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन और इमोशंस नहीं नजर आ रहे थे। रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका अपने किसी खास दोस्त के साथ चैट कर रही थी तो जरूर उसके चेहरे पर किसी तरह के हाव भाव नजर आते, मगर अनिका का चेहरा टोटली इमोशनलेस लग रहा था। रोहित ये देखकर भी चौंक गया कि अनिका की उंगलियां बिजली की तरह कीबोर्ड पर चल रही थी। किसी भी इंसान का इतनी स्पीड से टाइप करने का ये मतलब था कि उसे काफी सालों का एक्सपीरियंस था कीबोर्ड पर टाइप करने का। यादाश्त खोने से पहले अनिका की टाइपिंग स्पीड भी गजब की थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि एक मैसेज को टाइप करने में एक आम आदमी 25 से 30 सेकेंड का वक्त लगाता था, वही मैसेज अनिका 4 से 5 सेकेंड में टाइप कर देती थी। टाइपिंग स्पीड इतनी तेज तभी हो सकती थी जब इंसान के दिमाग में पूरी तरह से कीबोर्ड पर कौन सा अल्फाबेट कहां पर छपा हुआ है, ये बात एक फोटोकॉपी की तरह छपी हुई हो। कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है और कौन से अल्फाबेट के ऊपर कौन सा नंबर, ये सारी की सारी बातें अगर दिमाग में पूरी तरह से छपी हुई हो तभी इंसान की टाइपिंग स्पीड इतनी तेज हो सकती थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका के दिमाग में कीबोर्ड पूरी तरह से छप चुका था। हालांकि फिर रोहित को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका का दिमाग कोई मामूली दिमाग नहीं था। जैसा कि बच्चों ने बताया था कि अनिका काफी घंटों से लैपटॉप पर जमी हुई थी। रोहित को इस बात का यकीन हो गया कि इतने वक्त में तो अनिका के दिमाग में उस लैपटॉप जैसे 100 और कीबोर्ड की इमेज अभी भी छप चुकी होती। ऐसे में अनिका की टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट होने पर रोहित को कोई हैरानी नहीं हो रही थी।
रोहित को अनिका की इस खूबी के बारे में पता था, पर रोहित को ये नहीं पता था कि याददाश्त खोने के बाद भी अनिका इस तरह से ऐसा कुछ कर सकती है। रोहित के दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। रोहित का दिमाग बार बार रोहित को चीख कर कह रहा था कि उसे किसी तरह अनिका की नजरों से बचकर लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डालकर ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि अनिका आखिर लैपटॉप पर क्या कर रही थी। वहीं उसका दिल उसे ऐसा करने से रोक रहा था, मगर तभी रोहित के दिल और दिमाग की जंग रोहित का दिमाग जीत गया। रोहित ने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अनिका की लैपटॉप स्क्रीन के पास जाकर रहेगा और ये पता करके रहेगा कि आखिर अनिका रोहित से क्या छुपा रही थी। पहले तो रोहित के दिल और दिमाग के बीच काफी देर तक एक जंग छिड़ी रही, पर आखिर में रोहित का दिमाग उसके दिल पर हावी हो गया और ना चाहते हुए भी रोहित ने अपने दिमाग का साथ दिया। इस वक्त उसका दिमाग यही कह रहा था कि वो अनिका के पास जाए और ये पता करे कि आखिर अनिका उससे क्या छुपा रही थी। रोहित ये जानता था कि अगर उसने ये राज पता कर लिया तो फिर उसे ये भी अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर अनिका उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। जब से रोहित ने अपने दिमाग की बात सुनी थी, तब से रोहित का अंदाज एकदम से बदल गया था। उसके अंदर सिर्फ यही जुनून सवार हो गया था कि कैसे भी वो अनिका की लैपटॉप स्क्रीन के पास जाए और उस राज से पर्दा उठाए जो अनिका उससे छुपा रही थी। रोहित ने जैसे ही अपने कदम टेरेस गार्डन की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया, रोहित के कदम फिर से लड़खड़ा गए। रोहित जैसे ही लड़खड़ाया, उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर इसी कोशिश में रोहित का हाथ टेरेस गार्डन के कांच के दरवाजे से जा टकराया। रोहित का हाथ कांच के दरवाजे से जोर से टकराया और कांच का आभास होते ही सबसे पहले रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, मगर रोहित ने तब चैन की सांस ली जब रोहित ने देखा कि रिया की नींद नहीं खुली थी। रोहित नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में रिया की नींद टूटे और उसकी राजकुमारी उसे इस हालत में देखे। रोहित इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था, मगर तभी अचानक रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि उसके लड़खड़ाने की वजह से जो आवाज हुई थी, उसकी वजह से अनिका का फोकस और कंसंट्रेशन जरूर टूटा होगा। मगर जब रोहित ने मुड़कर टेरेस गार्डन की तरफ देखा तो रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि अनिका का कंसंट्रेशन और फोकस अभी भी नहीं टूटा था। अनिका पूरी तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस जमाए बैठी थी। ये देख रोहित को यकीन नहीं हुआ। उसे पहले लगा कि नशे की वजह से उसे जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, पर तभी रोहित ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। अलेक्जेंडर और आर्यन अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। ये देख रोहित ने फिर अनिका की ओर गौर से देखा। अनिका अभी भी लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। अब रोहित को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि अनिका पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित बहुत ही सावधान होकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो इस बार पिछली बार की तरह लड़खड़ाना नहीं चाह रहा था। अनिका ने अपनी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर जमाई रखी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर तरह तरह के कोड और साइंस और सिंबल नजर आ रहे थे। अनिका मन ही मन कोई कैलकुलेशन में लगी हुई थी। अनिका का ध्यान बिल्कुल अपने आसपास क्या चल रहा था उन चीजों पर नहीं था। अनिका एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, मगर तभी अनिका को अचानक महसूस हुआ कि अनिका के आसपास कोई जरूर था और जो अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी साइन, सिंबल, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल डिजिटल्स की दुनिया में खोई हुई अनिका के आसपास मंडरा रहे सारे के सारे आंकड़े और अल्फाबेट्स अचानक टूटकर बिखरने लगे। अनिका अपनी दुनिया से निकलकर धीरे धीरे इस दुनिया में वापस लौटने लगी। जैसे ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, अनिका ने एक झटके से अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। अनिका को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर रोहित की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। अनिका की लैपटॉप स्क्रीन बंद हो चुकी थी और रोहित जानता था कि अनिका ने जानबूझकर लैपटॉप स्क्रीन बंद की थी ताकि रोहित ये देख न पाए कि अनिका लैपटॉप पर क्या कर रही थी। अचानक झटके से लैपटॉप बंद करते हुए जब रोहित ने अनिका को देखा तो रोहित भी एक झटके से अपनी जगह पर रुक गया। रोहित के बढ़ते कदम अपने आप ही अपनी जगह पर जम गए। जब अनिका ने अपना सर उठाकर रोहित की ओर देखा तब रोहित को अचानक एक झटका सा महसूस हुआ और उसने अपने कदम पीछे लिए। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोहित ने किसी तरह अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान को संभालते हुए अनिका से कहा, अनिका
तुम काफी देर से लैपटॉप पर बैठी हो, क्या बात है? अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही रोहित ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाया, अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। इतना कहने के बाद अनिका नॉर्मल बिहेव करने लगी। वहीं रोहित अनिका को बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। रोहित के मन ही मन में ये बात पक्की होती जा रही थी कि जरूर अनिका रोहित से कोई बात छुपा रही थी, और रोहित की मदद भी शायद इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को पता चले कि वो क्या कर रही थी। अनिका अभी अभी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर होश संभालते हुए इस दुनिया में आई थी, इसलिए अनिका का ध्यान रोहित के लड़खड़ाते हुए कदमों पर भी नहीं था और उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान पर भी नहीं था। रोहित ने किसी तरह धीमी आवाज में अनिका को समझाते हुए कहा, चलो अनिका, अब मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। रिया भी सो गई है और अलेक्जेंडर आर्यन भी सोना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी अपने कमरे में चलकर सो जाना चाहिए। काफी देर से तुम लैपटॉप पर बैठी हो, तुम्हें इतनी देर इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं जमे रहना चाहिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अनिका के चेहरे पर काफी कंफ्यूजन और घबराहट नजर आ रही थी। अनिका के चेहरे पर इस तरह का टेंशन देखकर रोहित ने कहा, क्या हुआ अनिका, क्या तुम किसी बात को लेकर टेंशन में हो तो प्लीज मुझसे शेयर कर सकती हो। अनिका रोहित के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकती थी। अनिका जानती थी कि वो कुछ ही देर में हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लेने वाली थी। हालांकि अनिका को खुद भी इस बात की काबिलियत पर काफी ताजुब हो रहा था, मगर इस वक्त अनिका का फोकस बिल्कुल अलग ही था। अनिका किसी तरह जानना चाहती थी कि उस रात कुसुम के घर के बाहर क्या हुआ था। अनिका इंटरनेट की दुनिया की सारी बारीकियां जानकर किसी सिस्टम को हैक कैसे किया जाता है, उस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में लगभग सब कुछ जान चुकी थी। मगर अनिका को अभी भी कुछ और वक्त चाहिए था हैकिंग की दुनिया को समझने के लिए। अनिका जानती थी कि वो 6-7 घंटों से लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। अनिका ने काफी कुछ सीख लिया था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि अभी भी कुछ और घंटे बाकी थे अनिका को हैकिंग की दुनिया की हर बारीकी समझने के लिए, और अनिका किसी भी तरह जल्दी से जल्दी अपना पहला पड़ाव पार करना चाहती थी, जिसके बाद कुसुम के केस को रीओपन करने में विक्की को आसानी हो सकती थी। साथ ही साथ अनिका को ये भी पता लग सकता था कि आखिर कुसुम के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके पीछे कौन था। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ वैसे रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए। मेरा मतलब है बच्चे वैसे भी काफी थके हुए हैं, तो बच्चों को सो जाना चाहिए और तुम भी सो जाओ। मुझे इस वक्त नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ और देर इस लैपटॉप को समझने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं यही इन बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में सो जाऊंगी। रोहित के पास अनिका की इस बात का कोई जवाब नहीं था। रोहित अनिका को जबरदस्ती अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था। ये बात रोहित भी अच्छी तरह से जानता था, मगर जब आर्यन और अलेक्जेंडर ने अनिका की बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अनिका की इस बात पर रिएक्ट करें। वो चाहते थे कि रोहित किसी भी तरह अनिका को समझाएं और अनिका को इसी वक्त अपने साथ अपने कमरे में ले जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अनिका उनके साथ उनके कमरे में रही तो सुबह होते ही बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। रिया जागते ही काफी ज्यादा परेशान होने वाली थी। ये बात उनके दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे, मगर अनिका के सामने अगर रिया की कंडीशन की बात खुल गई तो दोनों भाइयों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। जब अनिका ने कहा कि वो बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में ही रहेगी तो अलेक्जेंडर और आर्यन को ये महसूस होने लगा जैसे अचानक उनके पैरों पर ढेर सारी चींटियां काटने लगी थी। वो ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बार बार अपने ही पांव पर दूसरा पांव चढ़ाकर वो दोनों पांव में होने वाली खुजली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही आंखों के इशारे से एक दूसरे से कह रहे थे कि वो बहुत बुरे फंसने वाले थे और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका का कमरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। वहां अनिका का जवाब सुनने के बाद रोहित बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। रोहित ने ये देख लिया था कि अनिका रोहित से कोई बात छुपा रही थी, मगर रोहित के पास अनिका के मन में चल रही बातों को जानने का कोई और तरीका नहीं था। वो चाहकर भी अनिका के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। शराब के नशे की वजह से अब रोहित की मेंटल कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी।
रोहित जानता था कि उसे अब सिर्फ अनिका को अपने हाल पर छोड़ देना था और उस दिन का इंतजार करना था जब अनिका सामने से आकर रोहित के सामने हर बात का खुलासा करे। मगर फिर भी रोहित एक बार अनिका को कन्विंस करना चाहता था, क्योंकि रोहित जानता था कि ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठने से अनिका के दिमाग का स्ट्रेस बढ़ सकता था। अनिका की याददाश्त खो जाने के बाद से लेकर अब तक अनिका ने कभी भी कोई भी काम इतने कंसंट्रेशन से नहीं किया था और लगातार इतने घंटों तक तो कभी नहीं। याददाश्त खो जाने के बाद अनिका ने ज्यादातर बच्चों के साथ वक्त गुजारा था और काम के नाम पर सिर्फ बच्चों को स्कूल ले जाने का काम ही किया था। मगर इतनी देर तक लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर टाइपिंग करना अचानक ही अनिका के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता था। रोहित ने धीमी आवाज में झुककर बड़े ही प्यार से अनिका से कहा, अनिका, आर यू श्योर? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। इस लैपटॉप के साथ तो तुम कल भी टाइम बिता सकती हो। वैसे भी अभी इतनी जल्दी तुम्हें लैपटॉप सीखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा सारा काम करने के लिए मैं हूँ, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं। तुम्हें किसी भी बात की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अपनी रूटीन लाइफ में नहीं लौटना चाहिए, बल्कि मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द रूटीन लाइफ में लौट आओ। इतना कहने के बाद रोहित ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ही दिन में अपने दिमाग पर और अपने शरीर पर इतना प्रेशर डालो कि उसका सीधा सीधा पूरा परिणाम तुम्हारी सेहत पर पड़े। रोहित की बात अनिका के कानों पर पड़ तो रही थी, मगर अनिका कहीं न कहीं फिर से अपने काम पर लौटना चाहती थी। इसलिए अपने चेहरे पर एक हल्की सी झूठी मुस्कान लाते हुए अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर आराम करो, बच्चे भी सो जाएंगे। ये कहते हुए अनिका ने रोहित के ठीक पीछे के दरवाजे पर खड़े बच्चों की ओर देखा और कहा, आर्यन, एलेक्जेंडर, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। और आज तो रिया भी जल्दी सो गई है, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। अनिका की बात सुनकर आर्यन और एलेक्जेंडर भी हल्की हल्की झूठी मुस्कान दिखाने लगे। दोनों भाई अच्छी तरह से जान चुके थे कि वो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए थे, जिससे बाहर निकलने की वो जितने भी कोशिश कर रहे थे वो और अंदर धंसते चले जा रहे थे। अनिका की बातें टालने का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे भी रोहित की तरह ही चाहते थे कि अनिका किसी तरह लैपटॉप पर अपना काम बंद करके रोहित के साथ अपने कमरे में चली जाए, मगर वो अपनी मम्मा को अपने कमरे में रुकने से मना भी नहीं कर सकते थे। तभी अचानक दोनों भाइयों के कान पर अपनी बहन की खांसी की आवाज पड़ने लगी। रिया की खांसी की आवाज जैसे ही आर्यन और एलेक्जेंडर के कानों पर पड़ी, दोनों के माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा।